भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन जिस संस्था के पास है वो है वक्फ बोर्ड। तकरीबन 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये एरिया इतना ज्यादा है कि दिल्ली जैसे 3 नए शहर इस पर बसाए जा सकते हैं। तो इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया और मेजोरिटी के साथ संसद ने इस बिल को पास कर दिया। लेकिन अपोजिशन पार्टीज और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बिल के विरोध में है। इसलिए जैसे ही ये बिल पार्लियामेंट से पास हुआ तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी गई। लेकिन हमको यहाँ पर यह समझना होगा कि केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट में क्या क्या बड़े बदलाव किए और जो मुस्लिम्स हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को संसद की जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों के सुझावों को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्षी सांसदों के सुझावों को खारिज कर दिया गया। 31 मेंबर्स की इस जेपीसी कमेटी में 21 सांसद लोकसभा के और 10 सांसद राज्यसभा के थे। टोटल 31 में से 19 सांसद एनडीए के, 11 सांसद अपोजिशन पार्टीज के और 1 सांसद एआईएम के ओवैसी शामिल थे। 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई और 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इसको अप्रूवल मिल गया। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे यह समझना होगा कि आखिर ये वक्फ होता क्या है। दरअसल वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना या रोकना। 27 देशों की वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था APIF यानी औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड के मुताबिक कानूनी शब्दों में इस्लाम में कोई व्यक्ति धार्मिक वजह से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। फिर चाहे वो कुछ रुपए की रकम हो या फिर बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई एक पूरी इमारत। अमूमन ऐसी प्रॉपर्टीज को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। जो इंसान अपनी संपत्ति दान करता है उसे वकीफा कहा जाता है। यहाँ पर वकीफा ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या फिर अस्पतालों पर ही खर्च हो। इन संपत्तियों को बेचना या धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पैगंबर मोहम्मद के समय 600 पेड़ों का खजूर का एक बाग वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। लेकिन ये वक्फ का कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसे आया? ऐसा माना जाता है कि भारत में वक्फ की परंपरा का इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा है। भारत में ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज पर मस्जिद, मदरसे या फिर कब्रिस्तान बने हुए हैं। कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी है या फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। भारत में वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए आजादी के बाद 1954 में एक वक्फ एक्ट बना। इसके बाद कुछ संशोधन करके 1995 में एक नया वक्फ एक्ट आया। आगे 2013 में भी इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। इसके तहत वक्फ बोर्ड नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया। इसी के तहत इस्लाम से जुड़ी सारी धार्मिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिस्से आ गई। लगभग सभी मुस्लिम धार्मिक स्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इसके मैनेजमेंट के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। मौजूदा वक्फ एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों का कामकाज देखने के लिए बनी सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मामलों पर सलाह देती है। इसके अलावा राज्य में 2 बोर्ड्स होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। इन बोर्ड्स का एक चेयरमैन होता है और 2 सदस्य राज्य सरकार तय करती है। इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम स्कॉलर शामिल होते हैं। प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड रखने के लिए बोर्ड का एक सर्वे कमिश्नर भी होता है। इसमें सभी मेंबर्स का टेन्योर सिर्फ 5 साल के लिए होता है। राज्य सरकार डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के IAS ऑफिसर को बोर्ड का CEO बनाती है। ये बोर्ड के फैसले को लागू करता है। इसके साथ ही वक्फ से जुड़े मामलों के लिए जो कोर्ट बनाए उसे वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कुछ सवाल है कि जब वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही मौजूद है तो वक्फ एक्ट में संशोधन करने के पीछे क्या तर्क है? दरअसल 2022 से अब तक देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में वक्फ एक्ट से जुड़ी 120 याचिकाएं दाखिल करके मौजूदा कानून में कई खामियां बताई गई है। इनमें से 15 याचिका तो मुस्लिम्स की तरफ से ही दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं को सबसे बड़ा तर्क यह है कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी संपत्ति को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है और इसके खिलाफ आप देश की किसी भी अदालत में अपनी शिकायत लेकर नहीं जा सकते। इसके खिलाफ कोई भी शिकायत सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और इस पर अंतिम फैसला भी ट्रिब्यूनल का ही होता है। आम आदमी के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं है। कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी उनमें मेनली 5 बड़ी मांगे हैं। जैसे पहली मांग तो ये है कि भारत में मुस्लिम, सिख, जैन जैसे सभी अल्पसंख्यक ट्रस्ट और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए। और दूसरी मांग ये कि भारत में धार्मिक आधार पर कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों पर फैसला सिविल कानून से हो, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल से। इसके बाद अवैध तरीके से वक्फ की संपत्ति बेचने वाले वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को सजा हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि सरकार को मस्जिदों से कोई भी कमाई नहीं होती, जबकि सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को वेतन देती है। इसलिए वक्फ के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण लाया जाए।
मुस्लिम समाज के अलग अलग सेक्शंस जैसे बोहरा, शिया मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। अब जानते हैं कि सरकार ने वक्फ एक्ट में क्या क्या बड़े बदलाव किए। अभी हमने बात की कि 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। इस पर विपक्ष के विरोध के बाद इस बिल के ड्राफ्ट को संसद की जेपीसी यानी 31 मेंबर्स की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर इसमें एनडीए सांसदों के सुझाए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया। पहला ये कि वक्फ प्रॉपर्टी तय करने के लिए जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकारों का नामित अधिकारी होगा। पहले एक सर्वे कमिश्नर यह तय करता था कि विवादित प्रॉपर्टी वक्फ है या सरकार की। वक्फ संशोधन बिल का जो मूल ड्राफ्ट था उसमें यह कहा गया था सर्वे कमिश्नर की जगह जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी उस प्रॉपर्टी की जांच करने की। लेकिन विपक्षी दलों और एक बड़े मुस्लिम वर्ग ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इस प्रावधान से वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। जेपीसी में शामिल टीडीपी सांसदों ने यह सुझाव दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह राज्य सरकार का एक सीनियर ऑफिसर नामित किया जाए। जेपीसी ने इस बदलाव को मान लिया। अब ये ऑफिसर वक्फ की उन प्रॉपर्टीज के मामले में फाइनल अथॉरिटी होगा जिसे लेकर सरकार और वक्फ के बीच विवाद है। उसकी फाइनल रिपोर्ट के बिना ऐसी प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज नहीं कही जा सकती। इससे वक्फ के मामलों में ट्रिब्यूनल के अधिकार कम हो गए और राज्य सरकार की भूमिका प्रभावी हो गई है। जेपीसी ने दूसरा सुझाव यह मान लिया कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी कानून बनने के 6 महीने के भीतर अगर रजिस्टर नहीं है तो वक्फ बोर्ड 6 महीने के बाद भी अदालत जा सकता है। इस बिल के मूल ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया था कि नया कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर एक सेंट्रल पोर्टल पर सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर कानून के तहत कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकेगी। यहाँ पर जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामेत ने प्रावधान में संशोधन का सुझाव दिया जिसे जेपीसी ने स्वीकार कर लिया। अब वक्फ ट्रिब्यूनल किसी वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन बढ़ा सकता है। इसके लिए प्रॉपर्टी के केयर टेकर यानी मुतवली को ट्रिब्यूनल के सामने इसकी वजह बतानी होगी। हालांकि ये वजह क्या हो सकती है और 6 महीने की टाइमलाइन को कितना बढ़ाया जा सकता है ये साफ नहीं है। इसे तय करने का निर्णय ट्रिब्यूनल पर छोड़ा गया है। तीसरा पॉइंट ये है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कानून बनने से पहले लागू नहीं होगा। अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या चैरिटी में इस्तेमाल होती है तो बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के भी उसे वक्फ माना जाता है। जैसे मस्जिदें वक्फ प्रॉपर्टी है भले ही उसके पास वक्फनामा न हो। इसे ही वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कहा जाता है। वक्फ संशोधन बिल के मूल ड्राफ्ट में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कानून लागू होने से पहले हटाने की बात की गई थी। यानी कोई भी ऐसी संपत्ति जिसके पास वैध दस्तावेज नहीं है उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि लगभग 90% वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है। कई वक्फ 500 से 600 साल पुराने हैं। ऐसे में उनके पक्के दस्तावेज नहीं हो सकते। मुस्लिमों को डर है कि उनके कब्रिस्तान, मस्जिद और स्कूल अब कानूनी विवादों में फंस जाएंगे। जेपीसी में शामिल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सांसद जीएम हरीश बालयोगी और लावू श्रीकृष्ण ने इसमें बदलाव का सुझाव दिया जिसे जेपीसी ने स्वीकार कर लिया। अब वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाने का नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा। यानी जो प्रॉपर्टीज नया वक्फ एक्ट लागू होने से पहले वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज है वो वक्फ बनी रहेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि उन पर कोई विवाद न हो या उन्हें सरकारी प्रॉपर्टी न माना जाए। इससे गैर रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज के कानूनी विवाद में फंसने की आशंका कम होती है। इसके बाद वक्फ संशोधन बिल के मूल ड्राफ्ट में यह कहा गया था कि वक्फ ट्रिब्यूनल में एक जिला जज इसका चेयरपर्सन होगा और एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का राज्य सरकार का अधिकारी शामिल होगा। लेकिन इसमें सुझाव दिया गया कि मुस्लिम कानून और मुस्लिम न्यायशास्त्र का जानकार व्यक्ति भी वक्फ ट्रिब्यूनल में शामिल होना चाहिए। वक्फ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इस्लामिक धार्मिक परंपरा से निकल कर आता है, इसलिए ऐसे मामलों में इस्लामिक मामलों के जानकार व्यक्ति के होने से विवादों के निपटारे में आसानी होगी। इस बदलाव को भी स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद अगला जो विवाद था वो था वक्फ बोर्ड की कंपोजिशन को लेकर। अभी तक क्या होता था कि 2 वक्फ बोर्ड होते हैं, एक सेंटर का और दूसरा स्टेट का वक्फ बोर्ड, और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। लेकिन जो सरकार अब नया बिल लेकर आई थी उसमें कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड का सीईओ होगा वो एक नॉन मुस्लिम होगा। इसके साथ ही 2 और मेंबर्स होंगे वो भी नॉन मुस्लिम होंगे। ऐसा इस बिल में प्रपोज किया गया था। लेकिन जेपीसी ने इसमें कुछ बदलाव किए। जेपीसी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड का सीईओ होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी से कम के लेवल का आदमी नहीं होगा। लेकिन इसको भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया। कहा गया कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर किसी गैर मुस्लिम को लेकर क्यों आ रहे हैं कि पूरा काम तो मुसलमानों का है। लेकिन यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड का मुस्लिम से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है कि आप जो प्रॉपर्टी वक्फ कर रहे हो वो ऑर्फनेज के लिए इस्तेमाल हो रही है या उस पर कोई कब्रिस्तान बनाया जाना है या फिर वो प्रॉपर्टी हॉस्पिटल के यूज की जानी है। तो ये तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है। इसलिए यहाँ पर गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। इसके बाद वक्फ एक्ट में कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं।
कि अब से कोई मुस्लिम व्यक्ति ही वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान कर सकता है, और इसमें भी ये कंडीशन है कि वो व्यक्ति कम से कम पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अभी कन्वर्जन हुआ है, तो वो वक्फ को अपनी संपत्ति दान नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कम से कम 5 सालों तक इस्लाम को फॉलो करना होगा। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम और महिलाओं को शामिल करने के लिए इसकी संरचना बदली गई। पहले क्या होता था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को ही अंतिम फैसला माना जाता था। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पर ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दे दिया, तो उसे लेकर आप देश की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके लिए 90 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ पर इस नए बिल को लेकर केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज किया गया। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि 2006 की जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही इस एक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के मुकाबले उनसे होने वाली कमाई बेहद कम है। इन प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई हो सकती है, लेकिन इनसे सिर्फ 200 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश करते हुए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि इस बिल का मकसद धार्मिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। ये बिल मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी देने के लिए लाया गया है। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद को 6 महीने के भीतर निपटाने का प्रावधान है। इससे वक्फ प्रॉपर्टीज के भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का हल निकलेगा। लेकिन वक्फ एक्ट में इन सब बदलावों के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इन संशोधन से नाखुश क्यों है? उनका कहना है कि बिल में प्रावधान किया गया है कि कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही वक्फ में प्रॉपर्टीज दान कर सकते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा इस बिल से वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार खत्म होंगे। इस नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल को वक्फ मामलों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को पर्यावरण से जुड़े मामलों में और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटीएटी को टैक्स से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला न करने को मिले। 31 मार्च को किरण रिजिजू ने कहा था कि मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार उनके कब्रिस्तान और मस्जिदें छीन लेंगी, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कानून आज़ादी के पहले से ही मौजूद है। जब वक्फ बिल को लेकर जेपीसी बनाई गई तो उस समय बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार 2 वजहों से टीडीपी और जेडीयू के सुझावों को नकार नहीं सकती थी। पहला ये कि वक्फ बिल को पास करवाने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत की जरूरत थी, और दूसरा ये कि इस बार बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है। जिन सहयोगी दलों के दम पर सरकार बनी है उनमें टीडीपी और जेडीयू के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं।